आज आपने जो प्रेस वार्ता की है किस विषय को लेकर की है, और जो जैसे आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले लोकसभा, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, और गठबंधन से बीजेपी पार्टी सामने वाली पार्टी पर क्या कोई प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, गठबंधन से उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। पिछले 10 सालों में बड़ी बड़ी बातें और अच्छे भाषण तो मिले हैं, पर गरीबी बढ़ी है, गांव में कर्जा बढ़ा है, किसान की आमदनी दुगनी की बात की जा रही थी और कर्जा 5 गुना हो गया। लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। ये देश को बढ़ाने की बातें कही जा रही थी। एक गांव में अच्छा स्कूल नहीं है। आप ये जानते हुए कि देश की प्रगति की अगर कोई वजह है तो हमें अपने इस देश के जो मूल नागरिक हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के इंतजाम के बगैर ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर जिन देशों से हमारा मुकाबला है वो बचपन से उस देश के बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, समान शिक्षा दे रहे हैं, व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं और वो देश आगे निकल रहे हैं। हमारे देश के लीडर कह रहे हैं हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये देश गांव में बसता है और गांव में अच्छे मास्टर आज भी नहीं है 10 सालों के बाद भी। तो मैं कह सकता हूं किसको धोखा दे रहे हैं आप? कहीं ना कहीं आपके फैसले बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। देखा जा रहा है कई ब्लॉकों में कई गांव के प्रधान आज जनता चुनाव का बहिष्कार कर रही है। तो मैंने कहा इससे बड़ी निराशा और क्या हो सकती है? जो बड़े भरोसे के साथ कुल 100 दिन की बात कर रहे थे वो 10 साल निकल गए। 10 साल के बाद भी अगर लोग बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर उन्हें अपनी राजनीति करने पर विषय पर खुद सोचना चाहिए। सीएम कह रहा है कि कांग्रेस जो है ये क्या नाम इसका सॉरी कांग्रेस जो है क्या कहते हैं आरक्षण को लेकर जो है खिलवाड़ कर रही है। आरक्षण ओबीसी आरक्षण को लेकर खिलवाड़ कर रही है। सीएम का मानना है, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनको यही बता दो। मैं तो सोचता हूँ डिप्टी सीएम एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, उनको ये पता होना चाहिए कि आरक्षण की वजह क्या है। आरक्षण की वजह तो अम्बेडकर साहब हैं, या दूसरा कोई श्रेय ले सकता है तो कांग्रेस ले सकती है, क्योंकि आज़ादी के बाद जो सरकार बनी, जिस सरकार में आरक्षण की व्यवस्था बनी, वो व्यवस्था की शुरुआत तो कांग्रेस ने या डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने की। इस देश की परिस्थिति देखकर एक संविधान में उसकी व्यवस्था की कि कैसे हम इस देश के जो असंतुलन है, जो असमानता है, उसको कैसे हम पूरा करें। वही लड़ाई हमारे समाजवादियों की है। मैंने कहा कि हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन भर एक बात बोलते रहे, ये देश कब तब खुशहाल होगा जब गांव में खुशहाली आएगी। ये देश गांव में बसता है। जब तक देश के गांव में रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं कर पाएंगे, जब तक उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं करेंगे, सारी देश की राजनीति अधूरी है और झूठी है। देखिए, ये तो आप जानते होंगे, उनके जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जो जनता के बीच में कोई काम नहीं गिना सकते, वो सिर्फ अफवाहें फैला सकते हैं। जिन बातों को लेकर वो तर्क कर रहे हैं, आप जानकारी करो असलियत क्या है। आप कह सकते हैं अखिलेश यादव के समय में किसी माई लाल की हिम्मत थी किसी जमीन पर कब्जा कर ले, कोई सरकार चलेगी पर किसी अपराधी को टिकट तक नहीं दिए। ये है मोरल। ये था अपना राजनीति करने का साफ सुथरा तरीका। बड़े बड़े दल के नेता जो आसानी से एमएलए बन सकते थे और सरकार तक पहुंचा सकते थे, लेकिन अपनी राजनीतिक जो सोच उनके पास थी उसको शामिल करके उन्होंने फैसले लिए। आप कहते हैं ना अखिलेश यादव से बड़ा दिल किसी के पास नहीं है। वो जिसके पास भी अलायंस करने गए, वो अपना अपना ये मान कर कि हम जिसके साथ खड़े हैं उसके लिए सब कुछ समर्पित है। हम अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ गए थे तो हमने 10 MP उनके बना दिए और हम खुद 5 बन पाए। हम आज कांग्रेस के साथ भी हैं, तो जिस सीट पर जिस पे कांग्रेस लड़ रही है, इस सीट पर समाजवादी पार्टी 4 लाख से अधिक वोट पाई थी, लेकिन और कांग्रेस 80,000 वोट पाई। लेकिन हमारे रिश्ते दिलों के दिमाग साफ करके हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कहीं कांग्रेस हमारी मदद कर रही है तो समाजवादी पार्टी के लिए जान लगा खड़ी है। अच्छा, हमारे हार का सामना दिखना पड़ेगा। मैंने कहा हार और जीत डिप्टी सीएम साहब को तय नहीं करनी है, जनता तय करती है। जनता ने चाह लिया तो डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे। देखिए, आईसीयू में कौन भर्ती होगा ये तो आपको भाषणों से लग रहा होगा लोगों के। अच्छा, पब्लिक का रुझान कैसा आप कैसा भाषण दे रहे हैं देख रहे हैं आप। बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुन लो आप समझ लो मानसिक स्थिति क्या है। तो कौन आईसीयू भर्ती होगा तो समय तय करेगा, आज तो तय नहीं हो सकता। पब्लिक का रुझान ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। लोग ये सोचते हैं कि जीत का तरीका कहीं नेताओं के घर से निकलता है, तो मैं आपको बता दूं जनता तय करती है। जनता चाहेगी तो जिसको चाहेगी उसको बना देगी। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा जनता का कैसा अपार समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं इतनी धूप है, इतने सारे कार्यकर्ता खड़े उत्साह के साथ और सरकार से, जालिम सरकार से लड़ रहे हैं। जो सरकार कितने जुल्म कितने साधन अपना रही है, उसके बाद भी उत्साह की कोई कमी है। तो मैंने कहा ना कि समाजवादियों का जो अपना इतिहास है,
मैंने कहा हाँ, इंडिया एजेंडा हमारा हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि अभी जो जो हमारा आरोप सत्ताधारी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी जो पार्टी चल रही है, तो जैसे कि महंगाई है, कई सारी जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो पब्लिक के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, हमने हमारे दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं जी। और उन सब का पीछे एक मकसद है कि हम जब तक समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक किसानों की हालत हम ठीक नहीं करें, किसानों को कर्ज से बाहर नहीं निकालेंगे, उनके बेटों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं करेंगे, ये देश प्रगति नहीं कर सकता। ये कुछ बड़े लोगों की मदद करके हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने कहा कुछ लोग इतने ये कौन सी राजनीति हो रही है? हम समाजवादियों की यही लड़ाई शुरू से है। और मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि असमानता कम हो और इसी के लिए पूरा संघर्ष आदरणीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने किया। वो इस संघर्ष आज अखिलेश यादव कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि किसके दिल दिमाग साफ है, समाजवादी पार्टी के दिल दिमाग साफ नहीं होता। अखिलेश यादव किस हद तक इस सरकार को रोकना चाहते हैं, क्यों रोकना चाहते हैं, जिससे उनके फैसलों से लोगों का, गरीबों का नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान देश का हो रहा है, देश कर्ज में डाल जा रहा है। तो हमने अलायंस करने की कोशिश की है कि हमारा वोटों का विभाजन ना हो पाए। तब ये नहीं तय किया कि हम आसानी से जीत सकते थे, पर सीट को कौन लड़ेगा, ये कि हम दोनों मिलकर कैसे जीत सकते हैं, इसकी लड़ाई शुरू हो गई। अभी डिप्टी सीएम के दौरे पर नरोड़ा विधायक जी ने एक बयान दिया था, उसमें आपके लिए कहा गया था कि आप भाजपा की शरण में आना चाहते हैं, इसलिए आपने पर्चा। देखिए, समाजवादी लोग लड़ के मर गए, हमारे पुरखे मर गए, जेलें काट काट के फांसी के फंदे चूम लिए। भगत सिंह पहले समाजवादी थे हमारे, फांसी का फंदा चूमा था पर समझौता नहीं किया अंग्रेजों से। वो समझौता करते तो जान बच सकती थी। वही समाजवादी खून है हम लोगों के भीतर। हम किसी दल में जाने वाले नहीं। हम आपकी तरह राजनीति नहीं कर रहे हैं कि आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं पिछली बार और आपके सगे साले दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं। ये किसको हराना चाहते थे बता दो, आप उनसे सवाल कर दो। एक आप वो घबराते इसलिए हैं, वो आरोप हम पे इसलिए हमें माफिया बनाने की कोशिश करते हैं कि वो गरीब की बेटी को अपना नहीं सकते। मैंने अपने जीवन में 1000 गरीब बेटियों को शादी की है, कोई बिरादरी में मेरी बहनें ना हो। मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूँ, 15 बोतल खून गरीबों को दिया अपना, लोगों का इलाज कराता हूँ। इन कामों में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये माफिया है, ये कहते हैं इन्होंने बालू घर चलाया। अरे भाई, हमारे पास तो लीगल पट्टा था, हम तो कुल 26 महीने चलाए। आप तो 7 साल से बिना पट्टे के सबसे पैसे ले रहे हो और मेरी बात झूठ निकल जाएगी, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। आपसे कह रहा हूँ, आप समीक्षा कर लेना इस बात की। ये बेईमानी कर रहे हैं, ये बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपने नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। मैं अखिलेश यादव का सिपाही हूँ, जिसकी नजर में एक दिन में किसी शर्मा को बना दे और एक दिन में एक मोहन यादव बना दे। किसी से बात करने वाले लोग नहीं है, लोग हम लोगों से बात करते हैं। प्रदीप जैन, दीप नारायण प्रदीप जैन, दीप नारायण प्रदीप जैन। दोनों मुख्यमंत्री यहाँ रैली कर रहे हैं, इसको लेकर क्या है? मैंने कहा कि अगर रैली इतनी ज्यादा करनी पड़ रही है तो जनता में भरोसा कमजोर दिखाई पड़ रहा है, ये घबराहट बता रही है। यहाँ तो जनता लड़ रही है चुनाव, रैली हो गई तो ठीक है, वरना रैली हो जाएगी वोट के दिन। दीप नारायण प्रदीप जैन।